हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड में ज़्यादातर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है स्टेट यानी कि राज्य। आज की वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स सिंपल लैंग्वेज में और हिंदी में तैयार हो चुके हैं, जो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 149 रुपीज़ में ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अगर आज की वीडियो में, क्योंकि हम स्टेट के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरुआत से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दरअसल जो स्टेट वर्ड है, जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ते हो तो उसमें एक तो आपको बहुत सारे स्कूल्स मिलते हैं, जैसे आपका एनालिटिकल स्कूल है, सोशलॉजिकल स्कूल है, नेचुरल लॉ स्कूल है। बट स्टेट, सॉवरेनिटी, आपके प्रेसिडेंट, कस्टम्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्टेट के टॉपिक को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें स्टेट की, तो देखिए स्टेट जो था वो क्या माना जाता है स्टेट के बारे में। तो स्टेट जो है वो लोगों का सबसे बड़ा एसोसिएशन माना जाता है, यानी कि संगठन माना जाता है। ये एक राजनीतिक संस्था है, यानी कि एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें स्टेट के बारे में, तो सबसे पहले अगर स्टेट वर्ड की बात करें तो राज्य शब्द का सबसे पहले जो यूज़ किया था वो किया था मैकियावेली ने, जो इटली के एक स्कॉलर थे। यानी 16वीं शताब्दी में इटली के एक स्कॉलर मैकियावेली ने स्टेट वर्ड का यूज़ किया था। पहले स्टेट के बारे में यूनान में कोई नहीं जानता था। यूनानी टाइम की अगर हम बात करें तो स्टेट नाम की कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होती थी। उस समय ये पॉलिटी वर्ड का यूज़ करते थे स्टेट की जगह पे, जिसका मतलब होता था कोई नगर या कोई राज्य। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि स्टेट वर्ड जो सबसे पहले यूज़ हुआ वो मैकियावेली ने यूज़ किया। कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में यूज़ किया। वो इटली के एक स्कॉलर थे और उन्होंने एक बुक थी उनकी, द प्रिंस नाम की एक किताब में उन्होंने स्टेट शब्द का यूज़ किया था। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि एक तो स्टेट का मीनिंग वगैरह क्या होता है, किसने सबसे पहले स्टेट वर्ड को यूज़ किया है। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर बात करें हम इसके शाब्दिक अर्थ की, इसके मीनिंग की, कि स्टेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग की अगर बात करें, राज्य कहते हैं हिंदी में स्टेट को, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट। स्टेट। अब ये जो स्टेट वर्ड है ये आया कहाँ से, किस वर्ड से लिया गया है? तो स्टेट वर्ड लेटिन के स्टेटस शब्द से लिया गया है। लेटिन में एक वर्ड है स्टेटस, वहीं से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है अस्तित्व में होना। यानी कि अगर हम इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो जो स्टेट है, जो राज्य है, वो लोगों का सबसे बड़ा एसोसिएशन, सबसे बड़ा संगठन होता है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, जो अपने नागरिकों के अधिकारों की बाहरी से, मतलब जो बाहर से कोई अटैक ना कर सके, उनकी बाहरी तरीके से रक्षा करता है, उनकी आंतरिक सुरक्षा करता है, उनको इंटरनल सिक्योरिटी देता है। और क्यों लाया जाता है? ताकि समाज में उन्नति हो सके, ताकि सोसाइटी में थोड़ा डेवलपमेंट हो सके, उसकी थोड़ी प्रोग्रेस हो सके। तो इसलिए स्टेट का बहुत बड़ा रोल जो है वो माना जाता है। और ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेट का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। ये तो हो गई इसके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मीनिंग की बात। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखिए, यूँ तो स्टेट की डेफिनेशन अलग अलग ज्यूरिस्ट ने डिफाइन करने की कोशिश की है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से स्टेट को डिफाइन किया है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी ऐसे राइटर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं जिन्होंने स्टेट को डिफाइन किया है, अपने शब्दों में उसकी परिभाषा दी है। सबसे पहले बात करते हैं वुड्रो विल्सन की। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि जो राज्य है वो किसी एक देश के जन संगठन को कहते हैं। अब संगठन का मतलब हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन, और जन का मतलब हो गया लोग, यानी कि स्टेट को लोगों का संगठन, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन बताया है वुड्रो विल्सन ने।
तो जन मीन्स लोग और संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी लोगों का ऑर्गेनाइजेशन। तो वुड्रो विल्सन ने इस एक लाइन में राज्य को डिफाइन किया है, जिसको हमें अच्छे से समझना है। नेक्स्ट है आपके जूरिस्ट हॉलैंड। अगर हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड भी एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं और इन्होंने भी अपने शब्दों में राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की है। क्या कहते हैं ये कि राज्य अनेक व्यक्तियों के ऐसे संगठन को कहते हैं। अब देखिए, ये भी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के संगठन को कहते हैं जिसमें एक निश्चित भूखंड, यानी कि एक लिमिटेड, एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार हो और सॉवरेन हो। यानी कि ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हॉलैंड ने स्टेट के लिए बताई हैं। वैसे अलग अलग राइटर्स, अलग अलग जूरिस्ट और भी हैं जिन्होंने स्टेट को डिफाइन किया है, बट अगर इम्पोर्टेंस की दृष्टि से देखें तो ये 2 ही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे और भी कई सारे जूरिस्ट हैं। स्टेट की डेफिनेशन तो बहुत राइटर ने, बहुत जूरिस्ट ने दी है, बट हमें ध्यान रखना है फिलहाल इन 2 के बारे में कि हॉलैंड क्या कहते हैं और वुड्रो विल्सन क्या कहते हैं। अलग अलग जूरिस्ट के अपने अपने व्यूज़ होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम राज्य के आवश्यक तत्वों की। अब देखिए, अगर हम इसके आवश्यक तत्व की बात करें कि इसके कितने इम्पॉर्टेंट मेन एलिमेंट्स होते हैं, तो राज्य के आवश्यक तत्वों में जिनसे मिलकर कोई स्टेट बनता है, तो उसमें सबसे पहला आता है आपकी जनसंख्या। जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन। दूसरा है आपका टेरिटरी, यानी कि भूभाग, एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए स्टेट के लिए। तीसरा है आपका सरकार, सरकार मीन्स गवर्नमेंट। और चौथा है आपकी संप्रभुता, यानी कि सॉवरेनिटी। तो ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टेट के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो आप उसे स्टेट नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए, अगर आपके पास लैंड है बट उसमें सरकार भी है, उसमें सॉवरेनिटी भी है, बट वहाँ पे लोग नहीं हैं, तो आप कैसे उसको एक स्टेट कह सकते हो? क्योंकि स्टेट जब अपने काम करता है, राज्य अपने काम करता है, तो जनता के कल्याण, उसके वेलफेयर के लिए ही करता है। इसी तरीके से मान लीजिए ये तीनों आपके पास ज़रूरी तत्व हैं, जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, आपके पास एक एरिया भी है, आपके पास सरकार भी है उसको चलाने के लिए, बट उसमें सॉवरेनिटी नहीं है। मतलब कि एक स्टेट जो है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन है, तो उसे भी आप स्टेट नहीं कह सकते हो। तो चारों ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं स्टेट के लिए। इन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या, यानी कि पॉपुलेशन की। तो देखिए, जनसंख्या के बिना स्टेट का तो कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ये स्टेट का सबसे इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा अनिवार्य तत्व है। राज्य को स्थापित करने के लिए जनसंख्या की वैसे तो कोई निश्चित सीमा है नहीं कि भाई कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। बस जहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं, एक कम्युनिटी बनाते हैं, भले ही वो अलग अलग कास्ट के हों, अलग अलग उसके भाषा के बोलते हों, अलग अलग संप्रदाय के हों, उससे मतलब नहीं है। जहाँ पर वो इकट्ठा होकर एक जगह पे रहते हैं, वहीं पर आपका स्टेट बनाने के लिए एक आवश्यक तत्व पूरा हो जाता है। अब जनसंख्या कम से कम इतनी तो होनी चाहिए ना, जिसे आप उसमें शासन में या शासित वर्ग में आप उसको डिफाइन कर सको। मतलब एक आप व्यक्ति को सुप्रीम बना दो कि वो जो है उनको गवर्न करेगा और बाकी लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो जनसंख्या कम से कम इतनी होनी चाहिए। अच्छा, जनसंख्या के बारे में एक जो प्लेटो थे, बहुत बड़े फिलोसफर, जो दार्शनिक थे बहुत बड़े, इन्होंने कहा है कि कम से कम एक स्टेट के लिए 5000 नागरिक तो होने ही चाहिए। 5000 लोगों की संख्या इन्होंने बताई है कि स्टेट के लिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जो दास वगैरह होते हैं, आप उनको शामिल मत करो। इसी तरीके से एक और बहुत बड़े फिलोसफर हैं अरस्तु। अरस्तु का कहना है कि भैया किसी भी स्टेट के लिए जनसंख्या ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए जिससे उसके कामकाज अच्छे से चल सके, जो स्टेट के कामकाज हैं वो अच्छे से चल सके। तो ये होगी जनसंख्या की बात। तो जनसंख्या भी होनी बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व आपका आता है राज्य के लिए इसकी टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स इसका भूभाग। तो इसके पास एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए स्टेट के पास अपने कामकाज को करने के लिए, जिसकी निश्चित सीमाओं में वो अपने सारे कामकाज जो है वो अच्छे से कर सके।
भूभाग की अगर बात करें, टेरिटरी की अगर बात करें, तो वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कुछ लोग स्थायी रूप से रहते हो, मतलब स्थायी रूप से रहते हो। स्थायी का मतलब ऐसा नहीं है कि अब थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे रह रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए कहीं और पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो जो टेरिटरी है, जो भूभाग है, वो तो कितना भी बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप रूस का एग्जाम्पल ले लो। रूस कितना बड़ा है एरिया में, बहुत बड़ा देश है रूस, दुनिया में मायने रखता है अपने कवरेज क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए। तो कितना बड़ा एरिया कवर करता है, तो टेरिटरी तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी दुनिया में देश हैं जो बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा उनका एरिया बहुत ही छोटा है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि टेरिटरी कितनी होगी, टेरिटरी भी जनसंख्या की तरह कितनी भी बड़ी हो सकती है, और छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब टेरिटरी में क्या क्या आएगा, अगर बात करें भूभाग की, तो इसमें आपका नदियाँ, झीलें, सागर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके स्टेट में, है ना। अब देखो टेरिटरी के लिए ये भी ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल आप यहूदियों का एग्जांपल ले लो। पहले टाइम पे जो यहूदी लोग थे वो सारे संसार में बिखरे हुए थे, अलग अलग रहते थे, तो वो किसी निश्चित भूभाग की रचना नहीं कर सके, कहीं स्पेसिफिक वो टेरिटरी नहीं बना सके। तो जब तक वो राज्य नहीं बना सके तब तक उनके लिए, उनके पास ये मेन एलिमेंट ही मिसिंग था। टेरिटरी उसे ही कहोगे जहाँ पर लोग स्थायी रूप से रहते हों। लेकिन अब वे इज़राइल में जब स्थायी रूप से बाद में बस गए, तो अब इज़राइलियों जब वो इज़राइल में रहने लगे तो जनसंख्या भी हो गई और उनके पास एरिया भी हो गया। तो यही चीज़ होती है आपके पास, अगर आप राज्य को टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम आवश्यक तत्व की बात करें तो ये हो गया आपकी सरकार, मीन्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये एक तरह की ऐसी एजेंसी होती है जिसके माध्यम से जो राज्य है वो अपने कार्यों को करता है ना। अब देखो मान लो इंडिया ने कोई एग्रीमेंट साइन किया दूसरे देश के साथ, एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने, तो उस एग्रीमेंट को साइन कौन कर रहा है, इंडिया खुद तो नहीं जा रहा एग्रीमेंट साइन करने, सरकार के ही लोग जाते हैं, हमारे मंत्री हैं या जो भी हमारे कैबिनेट वगैरह के जो भी मिनिस्टर होते हैं वही साइन करते हैं। तो सब लोगों से मिलकर ही तो सरकार बनती है, जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं। अब इंडिया, ये कहा क्या जाएगा कि इंडिया ने उस डील को साइन किया, ये तो नहीं कहा जाएगा कि सरकार को साइन किया। तो इस तरीके से सरकार ही हमारे स्टेट के सारे कार्यों को करती है, और सरकार भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होती है राज्य के लिए। राज्य के लिए, स्टेट के लिए तीसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, सरकार है। सरकार एक एजेंसी की तरह से काम करती है, राज्य की एजेंसी की तरह से उसके कार्यों को पूरा करती है। जनता को कंट्रोल करने के लिए राज्य कानूनों का निर्माण करता है। कानून कौन बनाता है, स्टेट बनाता है। अब स्टेट में जो आपकी विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, वो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और जो आपकी जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, उनकी व्याख्या करती है, उनका इंटरप्रिटेशन करती है। तो इस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए ही जो लॉ बनाया वो किसने बनाया, स्टेट ने ही बनाया है, और उनको लागू भी करता है स्टेट ही। तो एक तरीके से सरकार उसके इन सारे काम को पूरा करती है। सरकार का सबसे मेन काम क्या होता है कि राज्य की बाहरी और आंतरिक हमलों से रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, और समाज में, सोसाइटी में शांति बनाकर रखना। तो एक एजेंसी की तरह से काम करती है सरकार। और तीसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, चौथे इम्पोर्टेंट एलिमेंट की अगर बात करें, ये है आपका सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी होती क्या है, सॉवरेनिटी के अंदर क्या क्या आता है, तो देखिए ये भी राज्य का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मतलब होता है सबसे सुप्रीम पावर, सबसे सर्वोच्च शक्ति। इसका गुण है वो स्वतंत्रता जिसके ऊपर कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता, और स्टेट में एक संप्रभु सरकार होनी चाहिए, तभी तो वो अपने काम को करेगा स्टेट, जो बाहरी कंट्रोल और दबाव से बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। आमतौर पर इसका मतलब होता है कि राज्य में आंतरिक दृष्टि से, मतलब इंटरनली, और विदेशी दृष्टि से वो किसी भी तरीके के स्टेट कंट्रोल में नहीं है। अगर किसी स्टेट के पास ना तो वो आंतरिक दृष्टि से ना बाहरी दृष्टि से किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो वो एक संप्रभु राज्य कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा इंडिया, आज़ादी से पहले हमारा इंडिया एक संप्रभु नहीं था, बट आज़ादी के बाद जब सारी पावर इंडिया के हाथ में आई ब्रिटिश गवर्नमेंट से निकल के, तो हमारा इंडिया एक संप्रभु देश बन गया, क्योंकि सारी की सारी पावर यहाँ की सरकार में है। वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से हमारा देश पूरी तरह से फ्री है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, उस पर ना बाहरी तरह का दबाव है, ना ही आंतरिक दृष्टि से कोई दबाव है। वो चाहे तो विदेशों के साथ कोई भी डील कर सकता है जो देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है। तो
तो जिस तरीके से स्टेट के लिए आपका जनसंख्या, भूभाग, सरकार और वे सब आवश्यक तत्व हैं, उसी तरीके से आपकी जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। संप्रभुता बहुत ही ज़रूरी होती है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि अगर वो किसी के अधीन है ना, तो फिर वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अब इन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं और हम उसमें स्टेट का टॉपिक पढ़ते हैं, स्टेट, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे सिद्धांतों को बताना होता है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये हमें बताते हैं, अलग अलग व्यूज़ रखते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि राज्य का जो जन्म हुआ वो बल प्रयोग के कारण हुआ है, कोई कहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुआ है। तो क्या राज्य के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत फेमस हैं, प्रचलित हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन। इसके अकॉर्डिंग राज्य जो है वो ईश्वर की देन है। इस सिद्धांत का मानना है कि जो स्टेट है वो ईश्वर ने बनाया है, और जिस तरह से आप ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, उसी तरह से आपको स्टेट को भी फॉलो करना चाहिए। इसका उल्लेख आपको मनुस्मृति, जो हमारी मनुस्मृति है, उसमें भी मिलता है। इसके अकॉर्डिंग राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना ईश्वर के प्रति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के समान है। अगर इस सिद्धांत की बात करें तो ये कहता है कि जो राजा है वो धरती पर ईश्वर का अवतार है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए, हमें उसी के आदेशों का पालन करना चाहिए। एक तरीके से आप देख सकते हैं। लेकिन 17वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 17th सेंचुरी में इस सिद्धांत का महत्व बिल्कुल कम हो गया, इसको मान्यता मिलनी बंद हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत अगर हम बात करें राज्य की इवोल्यूशन के बारे में, तो वो है बल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग राज्य का विकास बल प्रयोग से हुआ है, यानी फोर्स के द्वारा हुआ है। जो शक्तिशाली समूह हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बलशाली लोग हैं, उन्होंने कमज़ोर समूह पर अपने बल के आधार पर, अपने फोर्स के आधार पर कब्जा कर लिया है, और उन्होंने उन पर कब्जा करके जिस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है वही स्टेट है। तो बल का सिद्धांत सिंपली आपको फोर्स की बात करता है, और इसको कहा जाता है द फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी यही बात करती है कि बड़े बड़े जो शक्तिशाली वर्ग हैं, उन्होंने कमज़ोरों पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखा, और प्रभुत्व बनाने के बाद उन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वही स्टेट है। और इस तरह से लोगों के आपसी संघर्ष के बाद जो छोटे छोटे जन समुदाय थे वो बने, और बाद में वो कबीलों में बदल गए, और इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई। अगर इस सिद्धांत के समर्थकों की बात करें तो इसमें आपके हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, स्मॉल, ओपनहाइम जैसे जूरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है सामाजिक संविदा, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि मनुष्य के जीवन की जो शुरुआती अवस्था थी, जो उसका शुरुआती जीवन था, उसमें ना तो कोई स्टेट था और ना ही कोई सरकार थी। यानी उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सरकार भी थी और स्टेट भी था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने अपने राइट्स, अपनी ड्यूटी पर जो भी निर्णय करना शुरू किया है, जो भी उसने फैसले लेने शुरू किए हैं, उसी के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। ये सिद्धांत मानता है कि मनुष्य अपनी सोशल लाइफ में जो भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो शांतिपूर्ण जीवन बिताने के लिए ही करता है, ताकि वो पीसफुली अपनी लाइफ को जीवन बिता सके, और अपने ही लोगों में से वो सरकार को बनाकर उसकी आज्ञा का पालन करता है। और इसके समर्थक हैं आपके जॉन लॉक, रूसो और हॉब्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका आनुवांशिक सिद्धांत, यानी हेरेडिटरी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि देखो, मानव जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति ना होने के कारण ही मनुष्य के जीवन में कितनी सारी ज़रूरतें होती हैं। अब जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकी हैं, तो उसका दूसरे व्यक्तियों के साथ उसे सहयोग करना पड़ा, और इस तरीके से राज्य धीरे धीरे अस्तित्व में आया। और इस सिद्धांत के समर्थक की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़े फिलोसफर प्लेटो ने इसका समर्थन किया है। उनके अकॉर्डिंग जीवन की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ही सबसे पहले परिवार का जन्म होता है, धीरे धीरे फिर बाहरी समाज की रचना होती है, जिसमें सबसे पहले गांव बनते हैं, आगे चलकर इन्हीं के मिक्सअप से राज्य की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है आपका विकासवादी सिद्धांत, यानी कि इवोल्यूशनरी थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग राज्य की उत्पत्ति ना तो देवी शक्ति से हुई है और ना ही मनुष्य के द्वारा हुई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति हुई है नेचुरल डेवलपमेंट से, प्राकृतिक विकास से।
इसलिए इसको हिस्टोरिकल सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे सोसाइटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के जो हित हैं, उनके जो वेलफेयर हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनमें भी तो लगातार वृद्धि हो रही है, वो भी तो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद लोगों के विभिन्न वर्गों को अलग अलग अधिकार मिल गए हैं। आगे चलकर इसे ही आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो और उसे ही इन्होंने राज्य कहा है। तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपकी पांचों की पांचों थ्योरी हैं स्टेट के इवोल्यूशन से लेकर, सब अलग अलग बात करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में इनको डिस्कस करने का सबसे बड़ा पर्पज़ ये है क्योंकि एग्जाम जब आपको कभी भी आपके सामने इस पर लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए तो आपको बड़ा क्वेश्चन लिखना होता है, और बड़े क्वेश्चन के लिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं हम आगे और आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं विधि और राज्य में क्या संबंध है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जब लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विधि और राज्य में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है स्टेट एंड लॉ में, तो इसके लिए आपको 3 इम्पॉर्टेंट सिद्धांत पर हमें ध्यान देना होगा। अलग अलग ज्यूरिस्ट हैं, अलग अलग बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि राज्य जो है वो विधि से श्रेष्ठ है, कुछ कहते हैं विधि राज्य से श्रेष्ठ है, और तीसरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्टेट और लॉ बिल्कुल एक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य विधि से श्रेष्ठ है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो लॉ से सुप्रीम है। क्यों सुप्रीम है? क्योंकि स्टेट ही तो लॉ बनाता है। इस सिद्धांत का ये मानना है कि क्योंकि स्टेट ही लॉ बना रहा है, वही देखता है कि किस तरीके के लॉज बनने चाहिए सोसाइटी में और वही इनको लागू करता है। तो इसलिए जो लॉ है वो स्टेट से सुप्रीम नहीं हो सकता, बल्कि स्टेट सुप्रीम है लॉ के आगे। इसके समर्थकों की अगर बात करें तो इसको मानने वाले ज्यूरिस्ट हैं आपके हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन। ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल में, आप जानते ही हैं, एनालिटिकल स्कूल में बहुत ही फेमस ज्यूरिस्ट हैं। और अगर हॉब्स की बात करें तो हॉब्स के अकॉर्डिंग जो समस्त कानून हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको बनाने की शक्ति राज्य के हाथ में होती है, स्टेट के पास होती है। दूसरा जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि लॉ स्टेट से बड़ा है, यानी कि यहाँ पे माना गया है कि जो लॉ है वो स्टेट से श्रेष्ठ है, उससे सुप्रीम है। तो कुछ ऐसे भी ज्यूरिस्ट हैं जिनका मानना है कि जो लॉ है वो राज्य से पहले ही अस्तित्व में थी। जेलिंग एक ऐसे ही विधि शास्त्री हैं, एक ऐसे ही ज्यूरिस्ट हैं। हालांकि राज्य ही, उनका कहना है कि भाई हालांकि राज्य ही कानून बनाता है, वही लॉ को बनाता है, वही उसको लागू करता है, लेकिन फिर भी स्टेट जो है वो लॉ से बाध्य है, उससे एक तरीके से बाध्य है, वो लॉ का उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा इनका कहना है। राज्य अपनी इच्छा से खुद को विधि के अधीन करता है। और अगर इसके समर्थकों की हम बात करें तो ये कहते हैं इहरिंग, जेलिंग, ड्यूगिट और जेनिंग्स, ये कुछ ऐसे समर्थक हैं इस सिद्धांत के। तीसरे ज्यूरिस्ट जो मानते हैं वो हैं विधि और राज्य एक ही है, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है लॉ और स्टेट में। इनके अकॉर्डिंग जो राज्य और विधि है वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं, इसमें है आपके विनोग्रेडॉफ, वेटले और कैल्सन। कैल्सन तो आप जानते ही हैं, जो हमने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में पढ़ा था एनालिटिकल स्कूल में, एनालिटिकल स्कूल के ही ज्यूरिस्ट हैं। तो ये भी स्टेट और लॉ को एक ही मानते हैं। और अगर विनोग्रेडॉफ की बात करें, एक ज्यूरिस्ट हैं विनोग्रेडॉफ, तो विनोग्रेडॉफ भी यही मानते हैं कि स्टेट और लॉ एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। कैल्सन भी उनको एक ही समान मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट और लॉ के संबंधों के बारे में, उनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको लेकर 3 अलग अलग सिद्धांत फेमस हैं। कोई स्टेट को सुप्रीम बताता है लॉ से, कोई लॉ को सुप्रीम बता रहा है स्टेट से, तो कुछ ऐसे हैं जो दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं मानते। तो आज की वीडियो में हमने यही सारे पॉइंट्स जो हैं डिस्कस किए हैं। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि देखिए हमने सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। चाहे वो इस विधि और राज्य का संबंध हो, चाहे राज्य के इवोल्यूशन के सिद्धांत हो कि कौन कौन से सिद्धांत, इनके बारे में कौन कौन सी थ्योरी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, वो सारी थ्योरीज़ हमने डिस्कस की हैं, या फिर राज्य के जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सारे हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इसकी डेफिनेशंस, इसका मीनिंग क्या होता है, और सबसे पहले स्टेट वर्ड का यूज़ किसने किया था, कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कई सारी PDF और नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।